नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ के बेहद गंभीर मुद्दे की। हाथियों के हमलों में लोगों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिन महासमुंद में हाथियों के दल ने 2 लोगों पर हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था और ये कोई पहला मामला नहीं है। प्रदेश के कई हिस्सों से हाथियों के हमले में ग्रामीणों के मौत की खबरें लगातार सामने आ रही है। आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। इसके निदान पर हम विस्तार से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मेहमानों का खास पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। 7 सितंबर महासमुंद हाथी ने किसान को उतारा मौत के घाट। 8 सितंबर अंबिकापुर में हाथी के मामले में परिवार के 3 लोगों की मौत। 9 सितंबर पेंड्रा में हाथियों की दस्तक से खौफ में ग्रामीण। 12 सितंबर महासमुंद में 2 लोगों की मौत। ये आंकड़ा केवल सितंबर महीने का है और ये सिलसिला लगातार यूं ही जारी है। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में हाथियों का खौफ लोगों में कुछ इस कदर हावी है कि ग्रामीण अब घरों से बाहर निकलने में भी डरने लगे हैं। जी हां, कहीं हाथियों का उत्पात तो कहीं ग्रामीणों पर हमला। छत्तीसगढ़ में पिछले 3 साल में हाथियों के हमले में 204 लोगों की मौत हुई है, वहीं 97 लोग घायल हुए हैं। अगर एक नजर डालें प्रदेश के 3 सालों के आंकड़ों पर, तो प्रदेश में हाथियों के फसलों को नुकसान पहुंचाने के 66,582 मामले, हाथियों के हमले में घरों को नुकसान पहुंचाने के 5,047 मामले, तो वहीं अन्य संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के 3,151 मामले दर्ज किए गए हैं। 3 साल में प्रदेश में हाथियों के हमले के 75,081 मामले दर्ज हुए हैं। साथ ही 3 वर्षों में लोगों को 57,81,63,655 रुपए का मुआवजा दिया गया है। यहाँ जो एलिफेंट का मूवमेंट का सवाल है, पहले धर्मजयगढ़ कापू से आगे हाथी बढ़ते नहीं थे, बहुत बार अंबिकापुर तक पहुँचते थे, लेकिन लगातार उत्खनन होने के कारण और हाथियों की चारा पानी और हरा चारा उनकी मांग होती है उनका। और तीसरी बात ये है कि अब हाथियों की संख्या भी छत्तीसगढ़ में बढ़ी है। तो पहले वो कोडार तक आए, फिर वहाँ से आगे बढ़ते हुए वो कांकेर के जंगल तक पहुँचे, बालोद के जंगल तक पहुँचे। रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ के उत्तर क्षेत्र के सरगुजा, जशपुर, सूरजपुर, रायगढ़ और कोरबा जिलों में इंसान और हाथियों के बीच संघर्ष में ज्यादातर लोगों की जान गई है। 3 वर्षों के दौरान राज्य में 45 हाथियों की मृत्यु की जानकारी मिली है। इनमें से साल 2018 में 16 हाथियों की, साल 2019 में 11 हाथियों की और साल 2020 में 18 हाथियों की मौत हुई है। टीम न्यूज स्टेट। तो बेहद गंभीर मामला है और ये कोई पहला मामला नहीं है। पिछले लंबे अरसे से छत्तीसगढ़ में हम देखते आ रहे हैं कि इस तरह से हाथियों और आम इंसान के बीच संघर्ष लगातार जारी है और जब ये संघर्ष होता है तो इसमें किसी एक की जान जाना लगभग तय माना जाता है। और यही वजह है कि कहीं हाथियों की मौत की खबर निकलकर सामने आती है तो कहीं हाथी की वजह से इंसान की जान चली जाती है। और यही मामला पिछले लंबे समय से चला आ रहा है। कई तरह के प्रोजेक्ट्स की बात होती है, लेकिन उनका असर किस तरह का होता है, आज इन तमाम मसलों को समझने की कोशिश करेंगे। सुदीप श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वन्यजीव एक्सपर्ट हैं। सुदीप जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नरेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। नरेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अभय नारायण राय जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अभय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत सुदीप जी आप ही से करता हूं। सबसे शांत और समझदार प्राणी अगर इस तरह से गुस्सा को, इस तरह से एग्रेसिव को, इस तरह से तोड़फोड़ करे, नुकसान पहुंचाए, आखिर उसका क्या कारण देखते हैं? और लंबे अरसे से कई प्रोजेक्ट्स चले आ रहे हैं, क्या उनका कोई असर नहीं नजर आ रहा है? या फिर जो सरगुजा क्षेत्र तक हाथियों का आप ये कह लीजिए कि आतंक सीमित था, वो अब प्रदेश के कई जिलों में पहुंच चुका है? इसकी कहां क्या वजह देखते हैं और कहां कमी रही इसे रोकने में? सुदीप जी। जी
लगता है सुदीप जी तक हमारी आवाज़ पहुंच नहीं पा रही है, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन अब रुख अभय जी का कर लेते हैं। अभय जी, जब कांग्रेस विपक्ष में थी और इस मसले पर हम लगातार चर्चा किया करते थे, कई कांग्रेस प्रवक्ताओं के साथ भी बातचीत होती थी, तो ये कहा जाता था कि बीजेपी जिन योजनाओं को चला रही है, जिन योजनाओं के जरिए हाथियों को रोकने की कोशिश कर रही है, उसके क्रियान्वयन में कमी नजर आती है। सर, पिछले लंबे समय से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, कहाँ दिक्कत जा रही है? समस्या तो जस की तस है। देखिए दीपेश जी, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए ये गंभीर चिंता का विषय है कि हाथी और मानव द्वंद बढ़ता जा रहा है। उत्तर छत्तीसगढ़ से चलकर हाथी अब दक्षिण की ओर बढ़ते हैं और बीच में जो भी गांव आते हैं, ग्रामीण आते हैं, तो वहां अगर एक्सीडेंटल उनकी मुठभेड़ हो जाती है तो मनुष्य मारा भी जा रहा है, मानव मारे भी जा रहे हैं। तो ये चिंता का विषय है। लेकिन सरकार इन 2 साल 2.5 साल भूपेश बघेल की सरकार जब से बनी है, इसको लेके बड़ी गंभीरता से इस पर काम हो रहा है। जो मैं तो ये नहीं कहता कि 15 सालों में काम नहीं हुआ, लेकिन जिस तत्परता से काम होना चाहिए था, जिस गंभीरता से काम होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, जिसका परिणाम है कि अब हाथी जंगल से निकलकर उत्खनन बढ़ गए। केंद्र सरकार 6 साल में इनकी रही है, 6 सालों में इन लोगों ने कोल ब्लॉकों की अनुमति बहुत ज्यादा लोगों को दी और जिसके कारण हाथी अब जंगल से ग्रामीणों की तरफ, गांव की तरफ बढ़ना प्रारंभ कर दिया। लेकिन सरकारी जो व्यवस्था है, सरकार के जो उपाय हैं, वो सजग मित्र बनाकर सरकार पूरी तरह से उस पर निगाह रखती है कि हाथी किधर से निकलेगा और किधर जाएगा। और उससे पहले आकाशवाणी के माध्यम से, वहां जो कोटवार हैं उनके माध्यम से, जो भी हमारे पास संचार माध्यम है, आकाशवाणी से बिलासपुर आकाशवाणी, रायपुर आकाशवाणी, जो भी आकाशवाणी हमारे उपलब्ध है, सबसे 4 बजे के बाद उनका रूट बताया जाता है कि आज हाथी इस तरफ बढ़ने की संभावना है। उधर गांव के लोग सजग रहे और उन गांवों में फोन के द्वारा अलर्ट किया जाता है। तो जितनी व्यवस्था सरकार कर सकती है, जितना हमारे अधिकारी कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। उसके बाद भी अभी तो 2-3 दिनों से घटनाएं हो रही हैं। वो देखने में आई कि अचानक कोई सामने आ गया जिसको पता नहीं है कि इस रोड पे हाथी है, इस रूट पे हाथी चल रहा है, और वो स्कूटर में आ गया, वो पैदल आ गया और हाथी से उसका सामना हो गया और हड़बड़ा जाता है। और हड़बड़ाने के बाद हाथी उसका फायदा उठाता है और उसकी फिर मौत के रूप में सामने आई है। तो ये घटनाएं अच्छी नहीं है, लेकिन इन घटनाओं पे सरकार की निगाह है। सरकार ने बचाव दल रखा हुआ, सरकार पूरा प्रयास कर रही है। उसके बाद भी सर, अगर इस तरह के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, तब फिर कई सवाल खड़े होते हैं। लौटता हूं अभय जी आपके पास वापस से। सुदीप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार उनसे भी कमेंट ले लेता हूं कि आखिर कहाँ कमी रह गई है। सुदीप जी, आपको क्या लगता है कि इतना शांत प्राणी, इतना समझदार प्राणी अगर इस तरह से एग्रेसिव हो रहा है, गुस्से में आ रहा है, लोगों की जान लिए जा रहा है, तो उसका क्या कारण देखते हैं? देखिए, इसमें 2 अलग अलग पहलू है। एक पहलू है जो अभी की जो घटनाएं हुई, तात्कालिक जो घटनाएं हैं, और एक है कि इसकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है। ये घटनाएं, जैसे अभी मैं आपके डेटा में देख रहा था कि 76,000 मामले 3 साल में 2018, 19, 20 में हैं। केवल एक डिवीजन जो दक्षिण सरगुजा था, जहां का उदयपुर में अभी ये घटना घटी है, उदयपुर में दक्षिण सरगुजा में 2008 से 2012 में 4 साल के दौरान 12,000 मामले हुए थे। आपने वहां पर जब 12,000 मामले अगर हो रहे हैं और हाथियों का बड़ा प्रेजेंस है, तो आपने किया क्या वहां? आपने वहां पर कोयले की खदानें खोली हैं। तो जो जंगल में जहां पर वो अंदर उनका एरिया हुआ करता था, वो इस एरिया में आपने कोयले की खदान खोली, उसकी रेल लाइन बना रहे हैं, उसके ट्रक चल रहे हैं। तो जो हाथी है वो और उत्तर की तरफ, सरगुजा के तरफ जो गांव है, अभी जो घटना केदवा के पास हुई है, बहुत ही दुखद घटना, वो उधर अब विचरण कर रहे हैं। तो आप उसके घर को तो छोड़ नहीं रहे, और वो जहां विचरण कर रहा है उसके बाद उसका जो तात्कालिक प्रबंधन है उसमें भी कमजोरी है कि अगर हाथियों का कोई दल किसी सड़क के पर पहुंचा तो इसका कोऑर्डिनेशन एडमिनिस्ट्रेशन, फॉरेस्ट और पुलिस, तीनों डिपार्टमेंट को तुरंत होना चाहिए। और अगर किसी सड़क पर कोई हाथियों का दल पहुंच गया है तो
अगर आप वीआईपी के लिए बैरिकेडिंग कर सकते हैं कि वीआईपी जाने वाला है इसलिए ट्रैफिक रोक दो, तो वो बैरिकेडिंग आप ऐसे समय में कर सकते हैं जब हाथियों का कोई दल सड़क पर है। जो स्कूटी में परिवार जा रहा था और बहुत ही दुखद घटना घटी, वो बचाई जा सकती थी अगर वहां पर उसको पहले रोक दिया जाता। तो एक तरफ तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग में भी आप हाथी का घर नहीं छोड़ रहे हैं, हाथी के लिए जगह नहीं छोड़ रहे हैं, खनन को बढ़ा रहे हैं। दूसरा जो उसकी शॉर्ट टर्म इमीडिएट प्लानिंग भी है कि कहीं हाथियों का दल है, या जैसे ये जो मौसम है अगस्त और सितंबर में जब धान बड़ा हो रहा है, उस समय उस धान को वो घास समझ के खाने के लिए गांव की तरफ आते हैं। इस समय जो धान का स्वाद है वो हाथी को बहुत अच्छा लगता है। तो ये अगस्त सितंबर के मौसम में ये ज्यादा ऐसा विचरण पाया जाता है। और ये बात पता है वन विभाग को, ये बात पता है कलेक्टर को, ये बात पता है पुलिस को, लेकिन कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। उसके कारण ये तात्कालिक घटनाएं हो रही हैं और लंबे प्लानिंग में भी बहुत बड़ी कमी है। बिल्कुल, एक सही प्लानिंग जो होनी चाहिए, जो कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। आखिरी चीज बोलूंगा मैं, आखिरी चीज, अभी महीने भर पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार को 16 नए कोयला खदान के नीलामी की अनुमति दी है, जो सारी की सारी खदानें धर्मजयगढ़, सरगुजा, कोरबा, ये पूरे इलाके में हैं जो हाथियों से सर्वाधिक प्रभावित है। और इधर आप जितना खनन बढ़ाएंगे उतना हाथी महासमुंद की तरफ, उतना हाथी बालोद की तरफ, जहां कभी नहीं जाता था, वहां जाने लगेगा। बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात कही। मैं हालांकि उस पर आता थोड़ी देर बाद, लेकिन अभय जी से फिर एक कमेंट ले लेता हूं। नरेश जी, उसके बाद आपके पास रुक करूंगा। अभय जी, सवाल यही है कि पहले हम एक तरफ आरोप लगाते हैं कि कोयले खदानों की नीलामी अपने स्तर पर कर दी जाती है, हमें इन्फॉर्मेशन भी नहीं रहती है और केंद्र सरकार को पता नहीं रहता है कि कौन से एरिया में हाथियों का क्षेत्र है, कहां पर नहीं है, और उस तरह से नीलामी हो जाती है और उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है कि हाथियों का क्षेत्र डाइवर्ट हो जाता है। अब अगर हम ही परमिशन दे रखे हैं, उन्हीं क्षेत्रों की दे रखे हैं जहां पर सर्वाधिक हाथी विचरण करते हैं, तब फिर सवाल खड़ा होता है सर कि हमारे कथनी और करनी में अंतर है। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार के हाथ में कोयला आवंटन की कोई कार्यप्रणाली नहीं है। केंद्र सरकार इसका कोयला आवंटन का कार्य करती है और कोल ब्लॉकों को चिन्हित कर वो सरकार को, छत्तीसगढ़ सरकार के पास या किसी भी राज्य सरकार को वो भेजती है। राज्य सरकार उसमें अपनी टिप्पणी देती है। छत्तीसगढ़ सरकार ने पहले ये कह रखा है कि जहां भी वन में उत्खनन बढ़ेगा, जहां भी इस तरह की परेशानियां, वहां हम एनओसी नहीं देंगे। तो ऐसी कोई योजना छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से नहीं गई है। केंद्र सरकार दबाव बनाकर, केंद्र सरकार सब करके उन कार्यों को बढ़ावा देती है। और जब से मोदी जी की और अमित शाह की सरकार आई है, तब से अडानी और अंबानी को कोल ब्लॉक देने का काम छत्तीसगढ़ में वो लोग कर रहे हैं और ये पूरा उनका प्रयास है, ये पूरा केंद्र सरकार कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार कभी भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाती जिससे यहाँ के लोगों। सुदीप जी, संक्षेप में देखिए, केंद्र सरकार को राज्य सरकार अगर चाहे तो वो मना कर सकती है कि हम इस जगह कोयले की खनन की अनुमति नहीं देंगे। और खनिज जो है राज्य की संपत्ति है और भूमि जो है राज्य का विषय है संविधान में, तो केंद्र सरकार ओवर रूल नहीं कर सकती है। ये अपनी कमियों को दूसरे पर डाल रहे हैं। केंद्र और राज्य बराबर के दोषी हैं इस घटना मामले में। हमारी अगर जमीन है तो हम हाँ या ना कह सकते हैं ना। आप टिप्पणी तो लिख ही रहे हैं, खैर उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और अभय जी से मैंने इसीलिए सवाल लिया था। नरेश जी, आपको जोड़ता हूं, क्या पहले से छत्तीसगढ़ के जो नेता हैं, बीजेपी के सांसद हैं, उन्हें ये इन्फॉर्मेशन नहीं है सर कि कहां पर किस तरह की स्थितियां हैं, कहां वन्य जीवों का क्षेत्र है, कहां हाथियों के विचरण की जमीन है? क्या पहले से ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा सकती है कि हाँ यहां पर ये व्यवस्थाएं हैं, इसके अलावा दूसरी जगह हम इस प्लांट्स को लगा सकते हैं? नरेश जी, देखिए, प्लांट लगाना और नहीं लगाना ये एक सांसद के कार्य क्षेत्र के बाहर की बात है। आप एट लार्ज आप बोल सकते हो कि इज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, उसको अवेयर होना चाहिए। बट सो फार एज दी लॉ बाइंडिंग इज कंसर्न, इट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टेट। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज रविंद्र चौबे जी ने खुद मान लिया है इन सारी चीजों को। और सरकार का एक, अभी इसके पहले जब आपने डिबेट कराया था 1-1.5 महीने पहले, तो एक नई चीज पैदा हुई थी, वो धान खाने आते हैं। अरे हाथी धान खाने नहीं आते हैं, ये उसके लिए धान की व्यवस्था कर रहे थे। कौन सा धान? जो धान सड़ गया है उसको दे रहे थे। सुदीप भाई, मुझे ऐसा लगता है कहीं वो सड़ा धान की सुगंध से कहीं वायलेंट तो नहीं हो रहे हैं ये हाथी। देखिए,
देखिए ये अजीब सी कोई भी चीज लॉजिक दे देते हैं। वो धान का प्रोविजन, उनको धान खिलाने की व्यवस्था कर ली, वहां का भ्रष्टाचार को दबाने के लिए या धान की व्यवस्था कर दी उसके लिए। अरे आप क्या बोल रहे हैं? सरकार की पॉलिसीज देख लीजिए। आप सरकार, आप बैठकर बात करना चाहें, कांग्रेस और बीजेपी का ये इशू नहीं बनाना चाहिए। और मैं बड़ा तो हाथी के विषय में बात करता हूँ। सीसीएफ बिसेन जी ने जो रिपोर्ट दी थी 2017 नवंबर दिसंबर में, उसको इम्प्लीमेंट करिए साहब। उन्होंने जो बताया था उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपको उस पर काम नहीं करना है। आपको धान की एडजस्टमेंट करने के लिए यहाँ ले आए थे आपने उस धान को। सूखा धान कभी खाता है हाथी? और सबसे बड़ी बात जो है, यदि हाथी उस एक क्षेत्र में मूवमेंट में है, आपने आकाशवाणी में बता दिया, ये आपका प्रशासन क्या कर रहा है, आपके कोटवार क्या कर रहे हैं। देखिए कोटवार, आपका प्रशासन तंत्र सारी चीजों के लिए इतना सजग होना चाहिए। जो सुदीप भाई ने स्कूटी वाली घटना की बात की, बहुत दुखद घटना थी। अब कल्पना करिए साहब, उस रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और सरकार बहुत कैजुअल मैनर में बात करती है, और सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता तो और सुपर कैजुअल हो गए इस बात पर। आरोप प्रत्यारोप मत लगाइए इस पर। आप फील्ड में काम करिए, आप फेलवर दिख रहे हो ना। आप सोचिए 240 लोगों की मौत हो गई है आपकी 3 साल के कार्यकाल में। कितनी दुखद घटना है, जिस मृत्यु पर राजनीति नहीं करना चाहता। नरेश जी, मैं एक और चीज समझना चाहता हूं। लंबे अरसे से तमाम तरह के प्रोजेक्ट्स चले आ रहे हैं, उन पर काम हो रहा है, लेकिन उसका जमीनी हकीकत में असर क्या नजर आता है? हमने मशाल की बात की, हमने हुल्ला पार्टी की बात की, हमने हाथी के लिए कॉरिडोर का जिक्र किया, इन सबको भी छोड़ दीजिए, कुमकी हाथी का भी जिक्र हुआ, लाखों करोड़ों रुपये खर्च हो गए, लेकिन उसका असर दिखाई क्यों नहीं देता सर? देखिए आपको इसका कारण बता रहा हूँ। जैसे इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले बयान दिया कि अटल अडानी और अंबानी को ये बांट देते हैं। साहब, चुनाव के पहले तक सरगुजा के कोल ब्लॉक को लेकर कितना रिजर्वेशन था, कितने हाहाकार मचा रखा था इन्होंने, और उसके लिए साइन कौन किया, और चुपचाप बैकडोर से किसने उस पर काम किया। ये सब बकवास बंद करें, राजनीतिक बयानबाजी बंद कर आप जनता के हित में काम करिए। आप सोचिए कि हाथियों को हम कैसे, आपने जो कॉरिडोर बना है, हाथी का जो एरिया है, उस पे हम हाथी से जनता को कैसे बचाएं, उस पर बात करना चाहिए। आप उटपुटांग सी बातें, आरोप प्रत्यारोप और झूठ का सिलसिला चालू कर देते हैं। अरे अडानी को लेकर आपने तांडव कितना किया था, और कब दस्तखत हो गया, प्रदेश की जनता को पता नहीं चला। ठीक है अभय जी, एक सवाल मेरा यहाँ पे खड़ा होता है। लेम्बरू प्रोजेक्ट का जिक्र अगर हाथियों की चर्चा होती है तो फिर होना लाजमी है, क्या उसका असर नजर आएगा? मैं अभय जी, क्या करने जा रही है सरकार? मैं अभय जी से जवाब ले लेता हूं। अभय जी, लेम्बरू प्रोजेक्ट को लेकर हमेशा चर्चा होती है, और क्या उसका असर वाकई में नजर आएगा, वो भी तब जब आपके ही कुछ विधायक इस बात की तरफ इशारा करें या फिर ये सिफारिश करें कि उसके दायरे को यहां तक सीमित कर दिया जाए, तब फिर कहां और कैसे इसका असर दिखाई देगा सर? अभय जी, लेम्बरू प्रोजेक्ट को लेकर भूपेश बघेल सरकार पूरी तरह से गंभीर है। जितनी जमीन की आवश्यकता है उतनी जमीन भी वहां पे दी जा रही है, और बहुत जल्द उसकी सूचना भी जारी होगी। सवाल है कि हाथियों को एक जगह रोकने में अभी हम असफल हो रहे हैं। हाथियों का कार्य क्षेत्र, हाथियों का जो विचरण क्षेत्र है वो बढ़ता चला जा रहा है। हाथी जिस दिशा में चाहते हैं उस दिशा में जंगल के जंगल चले जा रहे हैं। धमतरी और महासमुंद की तरफ भी बढ़ रहे हैं, पेंड्रा की तरफ भी वो हाथी उपलब्ध है। जो झुंड से हाथी अलग हो जा रहे हैं, जो हाथी अकेला होता है अनुशासन छोड़ देता है, जब तक वो झुंड में रहता है बहुत अनुशासित रहता है। तो हाथियों का जो विचरण का रास्ता है, जो विचरण का उनके राह चल पड़ी है, उसको लेकर सरकार चिंतित है और सरकार उस पर काम कर रही है। लेम्बरू पे भी पूरा काम हो रहा है, और पूरी सजगता से वन क्षेत्र में सजग मित्र बनाए गए हैं जो हाथियों को लेके, और बिल्कुल वहां बैरिकेडिंग की जाती है, वहां पहले खबर की जाती है। उसके बाद भी अगर उस रास्ते पर कोई अचानक आ गया तो ये घटनाएं घट रही हैं जो सहयोग से केवल एक्सीडेंट दुर्घटना है। ये
उस रास्ते में पूरी सजगता की जाती है, जो फिर जिन उसके गाँवों बाद से मुआवजा गुजरते हैं बांट दिया वो जाता है उन सर। गाँवों और में पूरी खबर रहती है। यही बड़ा लेकिन सवाल है कि दूसरे इस गाँव तरह से आ रहा है से कि मुआवजा और रास्ते से लगातार गलती से आ बढ़ गया। रहा है, अगर वो सही समय पर इस तरह के प्रोजेक्ट में लग जाए और समय पर प्रोजेक्ट पूरा हो जाए तो शायद इस तरह से मुआवजा बांटने की दरकार की नहीं होगी। लौटता हूँ सुदीप जी से कमेंट ले लेता हूँ। सुदीप जी, कैसे देखते हैं, क्या संभावनाएं नजर आती है लेमरू प्रोजेक्ट को लेकर आपको? और एक मुआवजा व्यवस्था है जो आपातकालीन व्यवस्था की तरह दी जाती है। मैं लौट रहा हूँ अभय जी आपके पास। सुदीप जी से कमेंट लेना चाहूंगा। सुदीप जी, लेमरू प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, अगर ये अब धरातल पर उतरता है तो फिर शायद इसका फायदा होगा। क्या आपको लगता है कि कितना फायदा इससे हो सकता है और क्या इस समस्या का कोई स्थायी हल निकल सकता है? देखिए, लेमरू का जो प्रोजेक्ट है एलिफेंट रिजर्व, अगर आप दूसरे राज्यों में भी देखें तो चाहे तमिलनाडु हो चाहे झारखंड हो, हाथी एक लंबी दूरी तय करने वाला प्राणी है। वो 25-25, 30-30 किलोमीटर एक दिन में चल जाता है। तो कोई भी छोटा इलाका अगर आप उसके लिए आइडेंटिफाई करते हैं तो वो आपके लिए उपयोगी नहीं होगा। जैसे सरगुजा में 2011 में सेमरसोत और तमोर पिंगला के पास 1100 वर्ग किलोमीटर का इन्होंने एलिफेंट रिजर्व बनाने की बात की, वो बिल्कुल अनुपयोगी साबित हुआ। आज भी जो लेमरू प्रोजेक्ट जो भूपेश बघेल सरकार 1995 वर्ग किलोमीटर और 450 के बीच में खेल रही है, वो 1995 भी बहुत छोटा इलाका है। खासकर ये देखते हुए कि पूरा का पूरा नक्शा इस तरीके से बनाया गया है कि सारे माइनिंग ब्लॉक कोयले के इसके बाहर रहे, जहां जहां अडानी का इंटरेस्ट है, वैसा तो नक्शा बनाया जा रहा है। तो अगर आप आधे अधूरे मन से कोई काम करेंगे तो वो सफल नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि धारा 36A में ये कंजर्वेशन रिजर्व बनने हैं, वन प्राणी अधिनियम के। इसमें ना कोई गांव स्थापित होना है, ना लघु वनोपज के संग्रहण में कोई बाधा है, ना किसी के पट्टे पर कोई प्रभाव पड़ेगा। उसके बावजूद कुछ विधायक, मैं तो आरोप लगाऊंगा कि अडानी के प्रभाव में आकर कुछ विधायक इस प्रोजेक्ट को रुकवाना चाहते हैं। और आज चूंकि 70 विधायक कांग्रेस के हैं, इसलिए ज्यादातर विधायक वहीं के हैं। भाजपा इसमें दूध की धूली नहीं है। केंद्र सरकार भी अडानी के परियोजनाओं को पूरी ताकत से मदद कर रही है। यहाँ केवल और केवल बहानेबाजी हो रही है। आज आप देख लीजिए, नहीं तो फिर इसका स्थायी हल क्या निकले, ये सबसे बड़ी बात है सर। स्थायी हल यही असर होता है कि ये जो बात वही बता रहा हूं। सर समय का भाव, संक्षेप में, बिल्कुल संक्षेप में सर। हाँ बिल्कुल संक्षेप में। कोल इंडिया की 2019-20 की रिपोर्ट है, बिल्कुल। वो ये कहती है कि हमारे पास जितनी खदानें हैं, बिल्कुल उतनी खदानें आने वाले 15 साल के लिए सर माफी चाहूंगा, आगे फिर कभी इस पर चर्चा करेंगे। और यही सबसे बड़ा सवाल है कि इस पर स्थायी हल निकलता हुआ नजर नहीं आता। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।